दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम कुल 63 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों से भी रूबरू हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पिछड़े वर्गों के मध्य विशिष्ट समूह की पहचान के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? ऑप्शन देखिए, आर्यन मिश्रा समिति, रामनंदन समिति, आर्यन माधोलकर समिति या फिर राजेंद्र सच्चर समिति। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामनंदन समिति। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में पिछड़े वर्गों के मध्य विशिष्ट समूह की पहचान के लिए भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रामनंदन समिति की नियुक्ति की गई थी और इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। दिया गया कथन किसका है? रॉबर्ट मिल्सन और हावर्ड वोल्फ का, विलियम रिकर का, मार्क रॉबिन्सन या चार्ल्स मेटकाफ का। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, रॉबर्ट मिल्सन और हावर्ड वोल्फ का। दोस्तों याद रखिएगा, सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। ये कथन रॉबर्ट मिल्सन और हार्वर्ड वोल्फ का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद यानी नियो लिबरलिज्म से संबंधित है? रॉबर्ट नाजिक, एफ हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन या ये सभी? तो सही उत्तर ये सभी। दोस्तों हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नाजिक नव उदारवादी विचारक हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी परंपरा के कुछ विचारकों ने ये अनुभव किया कि कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत विस्तृत कायदे कानून और अनुचित कर प्रणाली लागू करके व्यक्ति की स्वतंत्रता में भारी कटौती करता है। इसलिए उन्होंने उदारवादी चिंतन में अहस्तक्षेप मूलक दृष्टिकोण को वापस लाने की वकालत की थी और ये सभी विचारक नॉजिक, हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन ये नौ उदारवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक समाजवादी राज्य बल देता है किस पर? देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक समानता पर, निजी संपत्ति के अधिकार पर या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर? तो सही उत्तर है आर्थिक समानता पर। समाजवादी राज्य आर्थिक समानता पर बल देता है और समाजवाद के समर्थक राज्य को सकारात्मक भलाई का उपकरण मानते हैं और समाज के धनी और निर्धन वर्गों के बीच की खाई को कम करने पर बल देते हैं। इसके लिए वे उत्पादन के साधनों तथा वस्तुओं के विनिमय और वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंग्लिश यानी ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए, बोसांके, ब्रेडले, ग्रीन या सभी ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी, सभी ने। दोस्तों इंग्लिश या ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व ब्रैडले बोसांके, ग्रीन, ब्रैडले बोसांके और ग्रीन इन सभी ने किया था। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको बताना है कि पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ के लेखक। दोस्तों राजनीतिक प्रणालियों और राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन से संबंधित पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ 1968 ये पुस्तक सैमुअल पी हंटिंगटन की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है।
तो आप जान लीजिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसीलिए राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष और राज्याध्यक्ष दोनों कर्तव्यों का निर्वहन करता है। और अमेरिका में प्रचलित शक्ति पृथक्करण के अनुरूप विधायी कांग्रेस यानी संसद में न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती हैं। तो विधायी शक्ति संसद में और न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती हैं। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये मानता है कि शासन के तीनों अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य अलग अलग होने चाहिए और किसी भी अंग का दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 21 किस आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो ये 6 से 14 वर्ष। दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ये व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? आपको बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये अवधारणा जो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जान लीजिए दोस्तों, ये अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई है? ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये अवधारणा आपकी ली गई है दोस्तों विधि के समक्ष समानता की अवधारणा। ये दोस्तों ब्रिटिश व्यवस्था में निहित है जिसे भारत के संविधान में लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है ये भी जान लीजिए। तो विधि के समक्ष समानता का अर्थ है सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष समान होंगे। और इसके अंतर्गत अगर जो देखा जाए, भारतीय संविधान में राज्यपाल और राष्ट्रपति जो हैं इसके अपवाद के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का मूल सिद्धांत जो है ये ब्रिटिश व्यवस्था से लिया गया है, जबकि विधि का समान संरक्षण की अवधारणा ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन देखिए 9, 10, 11, 12। तो सही उत्तर 11 हो जाएगा। कैसे? तो भारत के मूल संविधान में, या मूल संविधान में नहीं, मूल रूप से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत या उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 18 में दोस्तों, मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत, ये दोस्तों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है और इसमें कहा गया है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा और न ही भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य सरकार की आत्मा है, या फिर राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो मार्क्सवाद के अंतर्गत कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर हो जाएगा मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। इसमें 2 वर्ग पाए जाते हैं, एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। शासक वर्ग शोषक होता है और शासित वर्ग का शोषण होता है। और मार्क्स मानता है कि हर युग में 2 वर्गों के बीच संघर्ष चलता रहता है। पूंजीवादी समाज में ये संघर्ष बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग में विद्यमान है और शोषण मुक्त समाज के लिए मार्क्स राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है और वो कहता है कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज से जो है वो समानता स्थापित हो सकती है। अगला प्रश्न है कि यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है?
ऑप्शन देखिए, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे, ऑप्शन डी राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण मानता है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 14, किसने कहा है कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के सामान्य चरित्र का निर्धारण करती है। ऑप्शन देखिए, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या रॉबर्ट ओवेन। तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। दोस्तों, मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स का कहना है कि उत्पादन की शैली और अस्तित्व के भौतिक साधनों पर ही सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है निर्भर करती है, और नई ज़रूरतों के दबाव के कारण उत्पादन के ये साधन परिवर्तित होते हैं और उसी के आधार पर समाज में भी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी संबंधित है किससे? देखिए, राज्य की प्रकृति से, राज्य के कार्य से, राज्य के उद्देश्य से या राज्य की उत्पत्ति से। तो सही उत्तर ओरिजिन ऑफ द स्टेट से संबंधित है सामाजिक समझौता सिद्धांत। दोस्तों, 17वीं 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें 3 प्रमुख विचारक हाब्स, लॉक और रूसो प्रमुख हैं और ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। देखिए, कथन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता है, और कारण है कि उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ऐसा क्यों है? तो आप जान लीजिए दोस्तों कि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो सही उत्तर ए सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो ने श्रेष्ठ परिषद यानी नोक्टुर्नल काउंसिल का उल्लेख किस में किया है? द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लाज या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्लेटो ने द लाज नामक पुस्तक में श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख किया है। इसके अलावा रिपब्लिक प्लेटो की महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ रचना है। आकार की दृष्टि से रिपब्लिक प्लेटो की अन्य सभी रचनाओं से बड़ा होते हुए भी लाज से छोटी है, लेकिन महत्व की दृष्टि से बड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसो के अनुसार सही नहीं है? और आपको दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। पहला कथन है कि 2 मूल वृत्तियां स्व प्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करती हैं। एक विचारशील मानव दुष्चारी पशु होता है, परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है, और सामान्य इच्छा एक समूह की सोच या ग्रुप माइंड नहीं होती है। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो 2 मूल वृत्तियां स्व प्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही। विचारशील मानव दुष्चारी पशु होता है, बिल्कुल सही, रूसो मानता है। परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है, सही है। और सामान्य इच्छा एक समूह की सोच नहीं होती है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों रूसो अपनी विश्वविख्यात रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बताता है कि सामान्य इच्छा एक समूह की सोच होती है। तो केवल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉक के अनुसार सही नहीं है? देखिए, यह एक सहनशील राज्य है, सरकार के पास सर्वविवेकीय अधिकार होना चाहिए, राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो लॉक के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ये लॉक के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि
दोस्तों लॉक संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक मानता है। प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को लॉक प्राकृतिक अधिकार मानता है, इसलिए ऑप्शन डी लॉक के अनुसार सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो आप जानते हैं ट्रस्टीशिप या न्यासिता की अवधारणा का प्रतिपादन भारत के महान जो है विचारक और चिंतक महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। गांधी जी का न्यासिता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की इच्छा करता है, ताकि वे उत्पादन के साधनों को पूर्ण विश्व की धरोहर मानकर उनका प्रयोग केवल संसार के हित के लिए करें, निजी लाभ के लिए नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा का अंग निम्नलिखित में से क्या नहीं था? स्वशासन, सर्वहित की खोज, नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति का शासन या विधि का शासन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विधि का शासन जो है ये गांधी जी के स्वराज की अवधारणा में नहीं है, क्योंकि गांधी जी की व्यवस्था में स्वराज शब्द का एक तत्वमीमांसी निहितार्थ है। यह एक सभ्य समाज में मानव जीवन की परिकल्पित दशा का नाम है, जिसमें हर व्यक्ति सत्ता के दुरुपयोग का प्रतिरोध करने की क्षमता से युक्त है। स्वराज एक तरह से राम राज्य का समरूपी राज्य बन जाता है, इसलिए विधि का शासन महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर अरस्तु। दोस्तों अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये चाहे पद का हो, संपत्ति के आधार पर असमानता हो, क्योंकि एक वर्ग समानता के लिए संघर्ष करता है, क्रांति करता है। इसीलिए अरस्तु का कहना है कि क्रांति का कारण हमेशा असमानता में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? मार्क्स ने, हाब्स ने, लॉक या लॉस्की ने? तो सही उत्तर है हाब्स ने। दोस्तों आप देख लीजिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को हाब्स ने संयुक्त किया है। हाब्स का मानना है कि सामाजिक समझौता के परिणाम स्वरूप एक निरंकुश, स्वेच्छाचारी, सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य का प्रादुर्भाव होता है। राजा के ऊपर न तो कोई प्रतिबंध होता है, न ही कोई नियंत्रण। उसके पास असीम शक्ति और अनियंत्रित अधिकार होते हैं, क्योंकि हाब्स का कहना है कि जो शासक होता है वो समझौते का अंग नहीं होता है, उसके पास केवल अधिकार होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पसंख्यक मत की समस्या किसके द्वारा सुलझाई गई? हाब्स, लॉक, मार्क्स या रूसो? तो सही उत्तर है लॉक के द्वारा। दोस्तों अल्पसंख्यक मत की समस्या लॉक के द्वारा सुलझाई गई। लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की है और उसके द्वारा अपने ग्रंथों में राज्य पर जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसका राज्य सर्वसम्मति पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकमत यानी जनमत या पब्लिक ओपिनियन। देखिए, लोकमत का आवश्यक रूप से तात्पर्य क्या है? विवेक पर आधारित राय, बहुमत की राय, राय जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना है, या फिर सभी संबंधित लोगों की राय? तो सही उत्तर है ऐसा मत जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना है, लोकमत का अर्थ होता है। लोकमत या जो जनमत होता है उसकी विशेषता ये है कि ये सार्वजनिक हित के अनुकूल हो, इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज का हित होना चाहिए। किसी वर्ग विशेष या समूह विशेष के मत को जनमत नहीं कहा जा सकता है, भले ही वह बहुसंख्यक जनता का हो। तो कुल मिलाकर कोई भी ऐसा मत जो संपूर्ण समाज का भलाई या संपूर्ण समाज का हित का ध्यान रखता हो, उसे ही लोकमत कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है, आपको बताना है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल या टेलीविज़न और रेडियो? तो सही उत्तर न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। दोस्तों जनमत निर्माण में समाचार पत्र, पत्रिकाएं ये सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। और आप जान लीजिए, इसके अलावा देखिए दलीय नेताओं के भाषण, प्रदर्शन, राजनीतिक दल ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ज्ञापन, परिपत्र, एडवर्टीजमेंट ये सभी जो है जनमत के अभिकरण हैं। न्यायपालिका जनमत का अभिकरण नहीं है।
अगला प्रश्न है, लोकतंत्र चैप्टर में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली यानी ए लाइफ स्टाइल के रूप में परिभाषित किया है। देखिए, डेमोक्रेसी एज ए लाइफ स्टाइल, तो ये टीवी स्मिथ हैं। देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। और प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र आदि शब्द आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है। और डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्दों डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन करना। तो कुल मिलाकर डेमोक्रेसी का अर्थ जनता का शासन है, लेकिन लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में प्रसिद्ध विचारक टीवी स्मिथ ने परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? बेंथम, हॉब्स, हीगल या रूसो? तो सही उत्तर है रूसो। आप देख सकते हैं, रूसो के अनुसार समझौते के फलस्वरूप एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसे वह राज्य, जनता, संप्रभु, नागरिक, प्रजा आदि सब कुछ कहता है। और रूसो की राजसत्ता किसी प्रमुख व्यक्ति या व्यक्ति समूह की सत्ता नहीं, बल्कि सामान्य इच्छा के आधार पर स्थापित समाज है। रूसो की सामान्य इच्छा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में संभव हो सकती है, प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र में ये असंभव है। तो इस तरह से रूसो को दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अग्रगामी विचारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है? स्वतंत्र प्रेस, निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली, सांप्रदायिकता का अभाव और अस्वस्थ तथा सुदृढ़ राजनीतिक दल। तो ऑप्शन बी दोस्तों, निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली ये स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधक है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए कि निरक्षरता और खराब शिक्षा प्रणाली स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है, जबकि स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल, सांप्रदायिकता का अभाव ये स्वस्थ लोकमत के लिए सहायक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, ये कथन किसने कहा है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? ऑप्शन देखिए, ह्यूम, ब्राइस, मार्क्स या स्मिथ। तो सही उत्तर है जेम्स ब्राइस। दोस्तों, जेम्स ब्राइस का कहना है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों की परेड की परंपरा पहली बार कब प्रारंभ हुई? देखिए, 1967 में उत्तर प्रदेश में, 1970 में पंजाब में, 1974 में मणिपुर में या 1984 में आंध्र प्रदेश में। तो सही उत्तर है, परेड पद्धति के अनुसार मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने समर्थकों की परेड राज्यपाल की उपस्थिति में करवाते हैं और परेड में सम्मिलित विधायकों के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और इस पद्धति को प्रथम बार 1970 में जो है पंजाब में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला है दोस्तों, आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों पर पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? सही नहीं है। और देखिए, दूसरा है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है। तीसरा है, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। और चौथा, लोकसभा के स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? तो राज्य का राज्यपाल जो है वो आप जान लीजिए, इसके कार्यकाल को निश्चितता प्राप्त नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और इसीलिए वो राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। ये कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे विशेषज्ञ माना जाता है? CF स्ट्रांग, H फाइनर, KC वियर या HH ब्रिज? तो सही उत्तर है KC वियर। दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ KC वियर को माना जाता है। इनके अनुसार संघ शासन का अर्थ ऐसी पद्धति से है
जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों से तालमेल होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? लचीला संविधान, कार्यपालिका और विधायिका का समन्वय, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुता। तो सही उत्तर आप जानते हैं, संसदीय शासन प्रणाली का सर्वप्रमुख गुण कार्यपालिका और विधायिका का समन्वय है। आप जान लीजिए, संसदात्मक सरकार में कार्यकारिणी सभी अधिकार एक मंत्रिमंडल के हाथ में निहित होते हैं। ये मंत्रिमंडल अपने सभी कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो एक प्रकार से देखा जाए, संसदीय शासन प्रणाली का अनिवार्य गुण कार्यपालिका और विधायिका के मध्य समन्वय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिए आदर्श स्थिति क्या है? एक दल प्रधान व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था का होना। तो सही उत्तर है, क्या हो जाएगा? द्विदलीय व्यवस्था का होना। दोस्तों आप जान लीजिए कि संसदात्मक सरकार में जो कार्यपालिका होती है, इसके सभी अधिकार एक मंत्रिमंडल के हाथ में होते हैं। मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन जब एक द्विदलीय व्यवस्था होनी चाहिए संसदीय शासन व्यवस्था को सफल बनाने के लिए, क्योंकि दो दलों में होता ये है कि ये सरकार पर नियंत्रण और संतुलन का भी कार्य करती है और सरकार के मनमानेपन को रोकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किस देश का संविधान नमनीय और विकसित है? तो सही उत्तर आप जानते हैं, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान दोस्तों ये विकास का परिणाम है और कहा जाता है कि जो संविधान है, नमनीय संविधान, इसमें सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में कोई भेद नहीं होता है। और ब्रिटेन का संविधान, इसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि इसका निर्माण परंपरा, रीति रिवाज और अभिसमयों पर आधारित है। ये विकास का परिणाम है, किसी संविधान सभा द्वारा एक बार बैठकर लिखा गया संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो आप जानते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51A जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इसमें प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क। दोस्तों देखिए, भाग 4 क में अनुच्छेद 51A के तहत जो है संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। देश में राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना, देश में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना, लोगों के नैतिक और उच्च आचरण को प्रोत्साहन देना, या देश में पुलिस राज्य की स्थापना करना। तो सही उत्तर है, देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंध आरोपित कर सकती है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो आप जान लीजिए, सही उत्तर संसद हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 24 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर शेष अधिकारों पर संसद जो है वो युक्तिसंगत प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये आपके लिए कि संविधान पर कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्त या युक्तिसंगत प्रतिबंध आरोपित कर सकती है? तो ये है भारत की संसद। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। तो ये कथन किसका है?
आप जान लीजिए, H.J. लास्की यानी हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल मिथ्या है। ये लास्की का कथन है। वो कहते हैं कि एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट देना, सार्वजनिक पद प्राप्त करने आदि स्वतंत्रताओं या अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उसे लागू किया जाता है। ये कथन अधिकारों के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, कानूनी सिद्धांत, नैसर्गिक सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत। सही उत्तर है कानून अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत। दोस्तों, नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसमें यह माना जाता है कि अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं कि उसे लागू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कथन किसका है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? देखिए देखिए दोस्तों, लास्की, आर.एच. टोनी, आर.एच. सोल्टाउ या फिर जी.डी.एच. कोल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है। आर.एच. टोनी का कथन है। और आप जान लीजिए कि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानने वाले विचारकों में टोनी, लास्की, ग्रीन, रूसो और मैकफर्सन आदि हैं। तो ये कथन कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है, आर.एच. टोनी का है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, ये कथन किसका है? तो ये सीले का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है? देखिए, संसदीय सर्वोच्चता, कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय या युक्त वर्गीकरण। आपको बताना है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय और युक्त वर्गीकरण का प्रावधान है। संसदीय सर्वोच्चता का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर या मलाईदार परत की पहचान की थी? तो उत्तर है बीपी मंडल कमीशन। दोस्तों, 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में स्थापित दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की गई, जिसमें यह कहा गया कि क्रीमी लेयर वाले व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संरक्षात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, न्याय के विचार से या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है समानता के विचार से। दोस्तों, संरक्षात्मक भेदभाव का विचार समानता के विचार से संबंधित है। समानता मूलतः बिना किसी भेदभाव के सभी को समान मानने की अवधारणा पर आधारित है, लेकिन समाज के कुछ कमजोर और निचले वर्गों को संरक्षण देने के लिए उन वर्गों के हितों में भेदभाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, राजनीतिक समता, एक व्यक्ति एक मत, सामाजिक समता, भेदभाव का अंत, आर्थिक समता, शोषण का अंत और कानूनी समता, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 3 4 2 1। देखते हैं 3 4 2 1, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसका आवश्यक भाग है? ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, सामाजिक समझौता सिद्धांत का, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का या शक्ति सिद्धांत का? तो सही उत्तर है सामाजिक समझौता सिद्धांत का। दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के सिद्धांत से आवश्यक रूप से संबंधित है, क्योंकि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने संरक्षण के लिए जो भी कर सकता वो करता है, और इसी तरह लॉक ने भी ये माना है कि मनुष्य को जन्म से ही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका सकारात्मक उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(6) में था। दूसरा है कि संविधान में अब इसका उल्लेख मात्र नकारात्मक अधिकार के रूप में किया गया है।
तो इसमें कौन से कथन सही हैं? दोस्तों आप देख लीजिए, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार नहीं है। पहले इसका सकारात्मक उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) में था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है। इसे संविधान के अनुच्छेद 300(a) में रखा गया है। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, जन संपत्ति का संरक्षण करना, जन निर्वाचनों में मतदान करना या वैज्ञानिक सोच विकसित करना। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए कि जन निर्वाचनों में मतदान करना ये जो है आपका मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। और मौलिक कर्तव्यों को आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन जन निर्वाचनों में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में कौन सा शब्दशः राज्य की संवैधानिक बाध्यता है? देखिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, गायों और बछड़ों के वध का निषेध और वन्य जीवों की रक्षा। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से राज्य की संवैधानिक बाध्यता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 49 में किया गया है और इसके अनुसार राज्य का दायित्व है कि वह प्रत्येक स्मारक या स्थान या ऐतिहासिक महत्व की वस्तु का संरक्षण करे। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, अछूत प्रथा की समाप्ति या कार्य करने की समुचित और मानवीय दशाएं। तो सही उत्तर अछूत प्रथा की समाप्ति। दोस्तों अछूत प्रथा की समाप्ति या अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। इसी कारण ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व आप देख सकते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा कहाँ से? तो आप देखिए दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा ये संसदीय शासन प्रणाली में, ये यूनाइटेड किंगडम में व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था भारत की व्यवस्था है। मत संग्रह स्विट्जरलैंड में और यथोचित विधि प्रक्रम या विधि की उचित प्रक्रिया ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निहित है। तो 3-1-4-2 3-1-4-2 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों आप देखिए, विधि का शासन, तो विधि का शासन डायसी की जो है प्रमुख सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू द्वारा, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित किया गया और एकत्ववाद ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा। तो देखिए 4-1-3-2 4-1-3-2 मिलान करिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता के संबंध में ये कथन किसका है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना उसे विनष्ट करना है? गार्नर, गैटिल, कैल्हन या मैटलैंड? तो सही उत्तर है ये कथन कैल्हन का है। कैल्हन का कहना है दोस्तों कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है और इसे विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना है। अगला प्रश्न है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? हाब्स, लॉक, रूसो या ये सभी? तो सही उत्तर है हाब्स। हाब्स निरंकुश संप्रभुता का सबसे अधिक सशक्त समर्थक था और हाब्स का मत था कि सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप एक निरंकुश स्वेच्छाचारी सर्वोच्च सत्ताधारी लेवायथन का उदय होता है और इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। उसके पास असीम शक्तियां और अनियंत्रित अधिकार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? अस्थायित्व, निरपेक्षता, अविभाज्यता या अंतर्भावना?
तो देखिए, अंतर्भावना संप्रभुता की विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसने इस दृष्टिकोण का खंडन किया है कि संप्रभुता अविभाज्य है? देखिए, ऑस्टिन, लास्की, हाब्स और बोंदा। तो सही उत्तर है लास्की। दोस्तों देखिए, लास्की ने इस दृष्टिकोण का खंडन किया है कि संप्रभुता अविभाज्य है, क्योंकि लास्की के अनुसार जो राज्य है वो संघात्मक है, इसलिए संप्रभुता को भी संघात्मक होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन है अमेरिकी सीनेट की शक्तियों से, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की शक्तियों से, अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद के बीच संबंधों से, या अमेरिकी दल और चुनाव से। तो सही उत्तर है अमेरिकी दल और चुनाव से। दोस्तों, कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध अमेरिकी दलों और चुनाव से संबंधित शब्दावली से है, और अमेरिकी राजनीतिक दल की विशेषताओं में द्विदलीय दलों का संविधानेतर विकास, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, दलों का शिथिल संगठन आदि प्रमुख है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के समक्ष दुर्बल है, ये विशेषता किस संविधान की है? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषता है। आप जान लीजिए, फ्रांसीसी राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान नहीं है, वो महान शक्तियों से युक्त कार्यपालिका प्रधान है, जो प्रधानमंत्री के परामर्श पर नहीं बल्कि स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्यों का संपादन करता है। राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, और वह प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रीय सभा को भंग भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, समाजवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्य राज्य के हैं? देखिए, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, उत्पादन के साधनों का प्रबंधन, धर्म का संवर्धन और शिक्षा का विकास। तो 1, 2, 4, देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 4। आप जान लीजिए, समाजवादी राज्य को सकारात्मक भलाई का उपकरण मानते हैं, इसलिए राज्य को सभी कार्य करने चाहिए, लेकिन धर्म के संवर्धन का कार्य राज्य का नहीं है। तो एक समाजवादी राज्य मुख्य रूप से आर्थिक समानता पर बल देता है। 1, 2, 4 इसमें शामिल हैं, धर्म का संवर्धन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि कल्याणकारी सिद्धांत मानता है कि राज्य क्या है? न तो एक माध्यम है, न उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, एक माध्यम है, या एक अवयव है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, कल्याणकारी राज्य ये मानता है कि राज्य एक माध्यम है, और राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक माध्यम की भूमिका निभाता है। टी.एच. ग्रीन जैसे चिंतकों का विश्वास है कि राज्य का प्रमुख कार्य केवल बाधाओं को बाधित करना है। तो व्यक्ति के विकास के या सर्वांगीण विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना, ये राज्य का कार्य है। राज्य को केवल नकारात्मक कार्य ही नहीं बल्कि सकारात्मक कार्य भी करने चाहिए, और ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हों, ये कल्याणकारी राज्य के कार्य हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जो शामिल प्रश्न हैं वो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।